रिजर्वेशन में से उसको निकाल के रिजर्वेशन परसेंटेज को वहीं पे रख के क्रीमी लेयर को इसमें से निकाल के जो नीचे वाला जो तबका है जिनको अभी तक रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिला उनको ऊपर लाया जाए, वो एक ये मेरा पर्सनल मत है। हमारी पार्टी का ये मत नहीं होगा, लेकिन ये मेरा पर्सनल मत है कि ताकि समाज के जो पिछड़ा वर्ग है जिनको आरक्षण का फायदा मिलना चाहिए वो सभी उस आरक्षण का फायदा ले पाएं। मेरे को लगता है कि क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करना चाहिए। चलिए ज्ञानमूर्ति जी, इन्हीं दोनों सवालों का जवाब अगर आपसे जानने की कोशिश करूं, चूंकि बीजेपी के नेता हैं और आप बेहतर ढंग से समझते हैं सरकार की नीतियों को क्या होने जा रही हैं आने वाले वक्त में, आपको लगता है कि शिक्षा की पद्धति को और शिक्षा सब तक पहुंचाने का जो पूरा सिस्टम बना है उसमें बुनियादी खामियां हैं और उसको सबसे पहले बदलना प्राथमिकता होगी, और उसके बाद रिजर्वेशन का मसला जो है जब शिक्षा बेहतर होगी तो अपने आप एक हद तक तो वो खुद ब खुद दूर हो जाता है और उसके बाद फिर कुछ नीतियों के जरिए उसको बदला जा सकता है। दोनों पर आपका रिएक्शन? देखिए, दोनों दो विषय आपने पूछे हैं। एक तो शिक्षा का मतलब प्रणाली कैसी चलनी चाहिए, इस बारे में आपको इतना कहूँगा थोड़ा सा कि कांग्रेस का जो एक कॉमेडी विद कपिल ये समाप्त हो चुका है। कपिल सिब्बल जी ने पिछले 10 वर्षों में शिक्षा का काफ़ी सत्यानाशी किया है। उन्होंने ऐसे ऐसी प्रणाली सिस्टम लाई जिसकी वजह से शिक्षा में काफ़ी कुछ नुकसान हुआ है। लेकिन जो आप कह रहे हैं शिक्षा प्रणाली के बारे में, ये तुरंत बदलने वाला नहीं है, ये धीरे धीरे बदलाव आएगा, इसके ऊपर मतलब जोर देने की जरूरत है। और जैसे मोदी जी ने हर क्षेत्र में अपने सक्षमता दिखाई है, मुझे विश्वास है कि इस बारे में भी वो अच्छा विचार करेंगे और शिक्षा प्रणाली को चुस्त और दुरुस्त करेंगे। साथ ही आपने जो पूछा आरक्षण वाला मामला, पीके जैन जैसे इंटेलेक्चुअल व्यक्ति के बारे में मैं भी वही कहना चाहूंगा, जैसे उन्होंने कहा वैसे मेरा भी मत रहेगा सेम बात, कि मेरा अपना व्यक्तिगत मत हो सकता है लेकिन पार्टी का नहीं हो सकता है कि हम क्रीमी लेयर को धीरे धीरे इस आरक्षण प्रणाली से मतलब हम अलग करते जाएं, तो ताकि सवाल ये है कि ये जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है पार्टी का क्यों नहीं हो सकता है, जब सब लोग अंदर खाने या ऊपरी तौर पर ये मानते हैं कि क्रीमी लेयर को अलग किया जाना बेहद जरूरी है, तो क्या फिर वोट बैंक जो है वो आड़े आ जाता है अगर इस तरह का फैसला सरकार लेती है? व्यक्तिगत राय देना, हम व्यक्तिगत राय तो अपनी यहाँ पे बैठे बैठे दे सकते हैं, लेकिन जहां पर पूरे देश का विचार होता है, क्योंकि आरक्षण का मामला कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, इसमें देश के सभी वर्ग के लोगों से जुड़ी हुई बातें रहती हैं और उसको बृहद रूप में इसको लार्जर इंटरेस्ट में देखा जाता है। इसलिए पार्टी के वरिष्ठ लोग बैठ करके इसमें चर्चा करके उचित निर्णय लेते हैं। इसलिए मैं मेरा निर्णय दे नहीं सकता, या मेरा मतलब मैं मेरा मत व्यक्त कर सकता हूं लेकिन पार्टी का मैं मत व्यक्त नहीं कर सकता। चलिए, बड़ा अहम सवाल है क्योंकि देश के जिन युवाओं ने चुनकर मोदी जी को भेजा है, दरअसल उनकी उम्मीद ज्यादातर युवाओं की यही है कि इस स्तर से ऊपर उठा जाए, जो आरक्षण आड़े आता है तमाम चीजों में, उससे ऊपर उठकर कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि हर किसी को माकूल मौका जो है वो मिल पाए और मुकम्मल तरीके से जो ग्रोथ है, जो तरक्की है, वो हासिल की जा सके। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा, लेकिन ब्रेक के बाद भी खास चर्चा यूं जारी रहेगी। टीमें, 60 मैचेस, 200 खिलाड़ी और सिर्फ एक लक्ष्य। आईपीएल सीजन 7 के हर एक मैच का रोचक और रोमांचक विश्लेषण अभय गोवेकर के साथ लेमन स्पोर्ट्स एडिशन। लेमन स्पोर्ट्स एडिशन हर रोज शाम 7:30 बजे सिर्फ लेमन न्यूज पर। जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग है ये बम्पर माना जाता है। मरते किसान और सोती सरकार। नमस्कार, मैं प्रशांत आंग्रे और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है लेमन प्राइम टाइम हर रात 9 बजे। इसके बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मुद्दे की बात करें, सवाल भारतीयता और अमेरिकी न्यायिक प्रक्रिया का नहीं है। आपस के डिफरेंसेस की वजह से एक व्यक्ति कांग्रेस के पास चला गया और एक उसके विरोध में चला गया। सलमान जी, ये तो हमें बोलने नहीं दे रहे। आकंठ राजनीति में डूबे कुछ नेताओं ने इसमें भी अपनी रोटी सेकने का सामान इकट्ठा कर लिया है। अंडरवर्ल्ड की नब्ज पहचानता हूं मैं, हर गैंग के राज जानता हूं मैं। कहां से चलती है कंपनी, कैसे किया मुंबई पुलिस ने,
कंपनी को खल्लास, कौन चला रहा है माफिया नेटवर्क, इन सबकी खबरें देता हूं मैं। इन 22 सालों में गैंग वॉर मैंने देखे, गली के गुंडों को डॉन बनते मैंने देखा। लेमन न्यूज की क्राइम टीम रखेगी अपराध जगत पर पैनी नजर। आठ टीमें, 60 मैचेस, 200 खिलाड़ी और सिर्फ एक लक्ष्य। आईपीएल सीजन 7 के हर एक मैच का रोचक और रोमांचक विश्लेषण अभय गोवेकर के साथ लेमन स्पोर्ट्स एडिशन में। लेमन स्पोर्ट्स एडिशन हर रोज शाम 7:30 बजे सिर्फ लेमन न्यूज पर। जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग है ये बम्पर माना जाए। मरते किसान और सोते सरकार। नमस्कार, मैं प्रशांत आंग्रे और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है लेमन प्राइम टाइम हर रात 9 बजे। इसके बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मुद्दे की बात में। सवाल भारतीयता और अमेरिकी न्यायिक प्रक्रिया का नहीं है। आपस के डिफरेंसेस की वजह से एक व्यक्ति कांग्रेस के पास चला गया और एक उसके विरोध में चला गया। सलमान जी, ये तो हमें बोलने नहीं दे रहे। आकंठ राजनीति में डूबे कुछ नेताओं ने इसमें भी अपनी रोटी सेकने का सामान इकट्ठा कर लिया है। अंडरवर्ल्ड की नब्ज पहचानता हूं मैं, हर गैंग के राज जानता हूं मैं। कहां से चलती है कंपनी, कैसे किया मुंबई पुलिस ने कंपनी को खल्लास, कौन चला रहा है माफिया नेटवर्क, इन सबकी खबरें देता हूं मैं। इन 22 सालों में गैंग वॉर मैंने देखे, गली के गुंडों को डॉन बनते मैंने देखा। लेमन न्यूज की क्राइम टीम रखेगी अपराध जगत पर पैनी नजर। आठ टीमें, 60 मैचेस, 200 खिलाड़ी और सिर्फ एक लक्ष्य। आईपीएल सीजन 7 के हर एक मैच का रोचक और रोमांचक विश्लेषण अभय गोवेकर के साथ लेमन स्पोर्ट्स एडिशन में। लेमन स्पोर्ट्स एडिशन हर रोज शाम 7:30 बजे सिर्फ लेमन न्यूज पर। जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग है ये बम्पर माना जाए। मरते किसान और सोते सरकार। नमस्कार, मैं प्रशांत आंग्रे और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है लेमन प्राइम टाइम हर रात 9 बजे। इसके बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मुद्दे की बात में। सवाल भारतीयता और अमेरिकी न्यायिक प्रक्रिया का नहीं है। आपस के डिफरेंसेस की वजह से एक व्यक्ति कांग्रेस के पास चला गया और एक उसके विरोध में चला गया। सलमान जी, ये तो हमें बोलने नहीं दे रहे। आकंठ राजनीति में डूबे कुछ नेताओं ने इसमें भी अपनी रोटी सेकने का सामान इकट्ठा कर लिया है। अंडरवर्ल्ड की नब्ज पहचानता हूं मैं, हर गैंग के राज जानता हूं मैं। कहां से चलती है कंपनी, कैसे किया मुंबई पुलिस ने कंपनी को खल्लास, कौन चला रहा है माफिया नेटवर्क, इन सबकी खबरें देता हूं मैं। इन 22 सालों में गैंग वॉर मैंने देखे, गली के गुंडों को डॉन बनते मैंने देखा। लेमन न्यूज की क्राइम टीम रखेगी अपराध जगत पर पैनी नजर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका लेमन न्यूज पर। सरताज मोदी लेंगे शपथ प्रधानमंत्री पद की और उनके साथ तमाम जो मंत्री हैं वो सरकार का हिस्सा बनेंगे। कौन कौन चेहरे इसमें शामिल होंगे, यह अहम चर्चा का विषय है। और किस तरह की नीतियां अब होंगी मोदी सरकार की, विदेश नीति के मोर्चे पर किस तरह से काम करेंगे, आर्थिक नीति क्या होगी, शिक्षा को लेकर क्या नजरिया होगा, रक्षा को लेकर के क्या सोच होगी, इन तमाम मुद्दों को जानने समझने की कोशिश जनता देश की कर रही है। और तमाम मेहमान सार्क देश के नेता जितने हैं वो बुलाए गए हैं इस शपथ ग्रहण समारोह में और उनकी मौजूदगी में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। सवाल ये भी है कि इन देशों के नेताओं को न्योता देकर क्या नरेंद्र मोदी साउथ एशिया यानी दक्षिण एशिया में भारत का प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश और एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसिंग पावर जो है वो इस रीजन में भारत बनना चाहता है और है। क्या इसको दोहराने और साबित करने की कोशिश नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से है? और सबसे अहम सवाल कि जिन देशों को बुलाया गया है इस मौके का गवाह बनने के लिए, उनकी सोच इसको लेकर क्या है, खासकर पाकिस्तान जैसे देश की सोच को लेकर ये तमाम सवाल उठते रहे हैं। और इन तमाम मुद्दों पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त दो खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ बलजीत परमार जी, हमारे वरिष्ठ सहयोगी संपादक और तमाम मुद्दों का जानकार इन्हें कहा जा सकता है, चाहे बात विदेश मुद्दे की हो, विदेश नीति की हो या फिर आर्थिक मोर्चे पर कैसे काम करेगी सरकार, ये तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। और हमारे साथ विद्यासागर पांडे जी भी लगातार मौजूद हैं, शिक्षक है पेशे से, कवि हैं और तमाम मुद्दों पर अपनी राय से वाकिफ हमको लगातार करा रहे हैं। बलजीत जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। ब्रेक पर जाने से पहले हमारी पीके जैन साहब और ज्ञानमूर्ति शर्मा जी से तमाम मुद्दों पर चर्चा हो रही थी। उसमें यह था कि मोदी सरकार की विदेश नीति किस तरह की होगी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को न्योता देकर क्या संदेश देने की कोशिश की गई है। क्या सार्क देशों के बीच अपने आप को बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसिंग पावर साबित करने की कोशिश नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से हो रही है और इसका वेलकम जाहिर तौर पर किया जाना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल एक इससे हटकर है। एक ऐसा मुद्दा जिस पर नरेंद्र मोदी साहब हमेशा सरकार के खिलाफ खड़े रहे वो था एनसीटीसी का मुद्दा। उसमें जब भी केंद्र सरकार ने इस पर पहल करनी चाहिए, मनमोहन सिंह साहब की सरकार जब थी, तो नरेंद्र मोदी साहब ने इसकी मुखालफत की। अब जब वो खुद देश के प्रधानमंत्री होंगे तो क्या नेशनल सेंटर फॉर काउंटर टेररिज्म को लेकर उनकी राय बदलेगी और क्या वो अब इसे बनाए जाने पर जोर देंगे या फिर उनकी नीति और उनकी सोच अब भी एनसीटीसी को लेकर वही रहेगी जो एक वक्त पहले तक थी? देखिए, नरेंद्र मोदी ने अब तक यहाँ तक पहुँचने के लिए, इलेक्शन प्रोसेस शुरू होने से लेके इलेक्शन जीतने तक और प्राइम मिनिस्टर पद के उम्मीदवार बनने तक जो कुछ भी किया है बड़ी सोची समझी एक स्ट्रेटजी के तहत किया है। वो कोई इमोशनल अपील भले इलेक्शन में दी हो, लेकिन उनका जो एंड गोल था वो एक बड़ी सोची समझी साइंटिफिक स्ट्रेटजी थी जिसको लेकर वो कामयाब हुए। इसी तरह जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है, मोदी जी को बहुत अच्छी तरह मालूम है कि जब तक इंडिया अपने पांव पे मजबूत नहीं होगा तब तक हम दुनिया के मंच पे अपनी बात ना सुनवा सकेंगे ना मनवा सकेंगे। सबसे पहला उन्होंने मुझे जो लगता है उनकी फॉरेन पॉलिसी इंडिया सेंट्रिक है, जबकि कांग्रेस की जो फॉरेन पॉलिसी थी वो वर्ल्ड सेंट्रिक थी। मोदी जी घर से शुरू करना चाहते हैं। हमारे जितने 8-9 देश हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, किसी के साथ भी हमारे पिछली 40 सालों से अच्छे संबंध नहीं रहे। किसी न किसी कारण से हमारे पड़ोसी हमें, या हम उनको अपना दुश्मन देखते हैं या वो हमें अपना दुश्मन देखते हैं। श्रीलंका में एलटीटी के मामले में हमने इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भेज के उस देश से दुश्मनी डाली, जिसका खमियाजा हमें राजीव गांधी की असैसिनेशन में भुगतना पड़ा। 1972 में पाकिस्तान को तोड़ के बांग्लादेश हमने क्रिएट करवा दिया, लेकिन बांग्लादेश के कट्टरपंथी ग्रुप हमारे खिलाफ हो गए, पाकिस्तान ने तो खिलाफ होना ही था। इसी तरह नेपाल की इंटरनल पॉलिटिक्स में हिंदुस्तान का बहुत दखल रहा है, जिसको प्रचंदा ने आके जब सीपीएम की सरकार बनी, वहाँ पे पहली मार्क्सिस्ट सरकार बनी, उन्होंने हिंदुस्तान के राजदूत को भी नहीं बुलाया था अपनी समारोह में। इसी तरह जो हमारे एक भूटान को छोड़ के जो हमारा बहुत छोटा सा मुल्क है, अच्छे संबंध है, तो किसी भी चीन के साथ हमारी नहीं बनती, पाकिस्तान के साथ हमारी नहीं बनती। तो इसलिए मोदी जी ने सबसे पहला शायद ये स्टेप लिया कि पहले अपने घर को ठीक करें, अपने पड़ोसियों से बना के रखें, उसके बाद में सोचेंगे अमेरिका से क्या बात करनी है, रशिया से क्या करनी है, चाइना से क्या करनी है, जापान से क्या करनी है, या यूरोपियन यूनियन से क्या करनी है। ये एक सोची समझी रणनीति भी हो सकती है, या उनको अपनी कमजोरी भी हो सकती है कि बाहर किसी बड़े देश को बुलाएंगे, नहीं आएगा तो बेइज्जती होगी,
एक कंट्री को बुलाएंगे, रिफ्यूज करेगा तो बेइज्जती होगी, इसलिए ग्रुप को इनवाइट कर लिया। मोदी जी ने किसी इंडिविजुअल लीडर को सदा नहीं भेजा, उन्होंने एक जनरल इन्विटेशन इशू किया कि हम अपने पड़ोसी सार्क देशों को बुलाते हैं। उस के तहत अगर कोई नहीं भी आता तो मोदी सरकार को एम्बैरेसमेंट नहीं होती थी। तो एक समूहक सद्दा उन्होंने जो दिया है, उसके तहत इन लोगों का आना ये एक स्ट्रेटजिकली अच्छी बात इसलिए भी थी कि अगर पाकिस्तान रिफ्यूज भी करता आने से तो हिंदुस्तान की राजनीति को धक्का नहीं लगता, क्यों हम बोल सकते कि हमने तो उनको एज एन इंडिविजुअल बुलाया ही नहीं था, हमने तो सार्क को सद्दा दिया था, आ जाते तो अच्छा था। लेकिन इसका पाकिस्तान की प्रेस में बहुत अच्छा रिएक्शन हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले मैं पूरे पाकिस्तान के टीवी चैनल देख रहा था, सुबह की न्यूज़पेपर पाकिस्तान के पढ़ रहा था, सब ने मोदी के इस सद्दे को एक्सेप्ट किया है और नवाज शरीफ के भारत आने की बात को सब ने एक्सेप्ट किया है और उसको कहा है कि जो बहुत अच्छी शुरुआत है। लेकिन पाकिस्तान के ही अखबारों पर जब मैंने नजर डाली तो एक क्रिटिसिज्म मुझे एक कॉमन दिखाई दिया। वहां पर यह कहा गया कि नवाज शरीफ साहब को बिल्कुल जाना चाहिए और हम्बल तरीके से जो है ये चीजें करनी चाहिए। लेकिन दरअसल भारत साउथ एशिया में जो उसका नेचुरल स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है उसको स्थापित करने की कोशिश कर रहा है और ऐसे में ISI जैसी संस्था या तमाम वो दूसरे अलगाववादी ताकतें या फिर उस तरह की ताकतें जो भारत के खिलाफ काम करती रही है वो खासी नाराज दिख रही है नवाज शरीफ साहब से। हालांकि वहां भी लोकतंत्र के जरिए एक चुनी हुई सरकार है, लेकिन वहां इन्फ्लुएंस आर्मी का खत्म हो गया, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में क्या नवाज शरीफ साहब बातचीत के बाद आधा घंटा अच्छा वक्त गुजारने के बाद और कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा करने के बाद जब लौटेंगे तो क्या फिर वो स्थिति पैदा नहीं होगी जो अटल बिहारी वाजपेयी साहब जब लाहौर की यात्रा पर गए, उसके बाद हमको कारगिल गिफ्ट के तौर पर मिला, आगरा समिट फेल हुआ, उसके बाद तमाम चीजें जो है वो पाकिस्तान में घट गई, तो जो हमको बार बार तोहफे पाकिस्तान की तरफ से मिले जब हमने हाथ आगे बढ़ाया बातचीत का, क्या उसकी आशंका इस बार भी जाहिर की जा रही है कि अगर नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद जब वो लौटेंगे तो ISI के प्रेशर में या तमाम दूसरे ताकतों के प्रेशर में फिर कुछ पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कदम उठाया जाए जो भारत के लिए खींच पैदा करने वाला हो? नहीं, देखिए पाकिस्तान में भी हिंदुस्तान जैसी हालत है आज के दिन में। जुल्फिकार अली भुट्टो की लैंडस्लाइड विक्ट्री के बाद जो इंदिरा गांधी के साथ शिमला समझौता हुआ था उसके पीछे एक मैंडेट था, पाकिस्तान की जनता का पॉलिटिकल मैंडेट था। वही मैंडेट जो आज से 1.5 साल पहले नवाज शरीफ को पाकिस्तान में मिला। भुट्टो के बाद और नवाज शरीफ के इस बार आने तक पाकिस्तान में कभी भी कोई पॉलिटिकल पार्टी इतने बड़े लेवल पे नहीं जीती और हिंदुस्तान में मोदी के अभी आने के बाद कोई पार्टी के पास इतना बड़ा मैंडेट नहीं था। कोई भी पॉलिटिकल लीडर विदाउट पब्लिक मैंडेट बड़े फैसले नहीं ले सकता। तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की जो स्थिति है वो पहले प्राइम मिनिस्टर से काफ़ी मजबूत है। और दूसरा जो आपको मालूम होगा कि उन्होंने थोड़ी देर पहले जो पाकिस्तान का नया आर्मी चीफ बनाया रहील शरीफ, वो इनका हैंड पिक्ड आदमी है। उसने 3 ऑफिसर को सुपरसीड किया है। जो ऑफिसर शायद कहीं ना कहीं एक कट्टर रुख अपना रहे होंगे पाकिस्तान की जनता को लेके या हिंदुस्तान की मुखालफत को लेके, उनको साइडलाइन किया गया है। और जब जनरल आपका है और जुडिशरी वहाँ पे मजबूत हुई है, लोगों का साथ आपके साथ है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि शरीफ के पास एक थोड़ी सी ज़्यादा हिम्मत है कुछ बड़े फैसले लेने की, जो कि उनके पहले जो डमी प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे उनके पास नहीं थी। मतलब दोनों जगहों पर अगर दोनों शरीफ हैं तो रिश्ते भी शराफत से आगे बढ़ेंगे, ऐसी उम्मीद आप जता रहे हैं। और ऐसी उम्मीद शायद तमाम लोगों को भी होगी और मोदी सरकार में जो लोग इन तमाम चीज़ों को, बायलैटरल बातचीत को और संबंधों को देखने वाले, उनको भी ऐसी ही उम्मीद होगी। विद्यासागर पांडे जी हमारे साथ बलजी जी मौजूद हैं, ये पेशे से शिक्षक हैं और कवि भी हैं। विद्यासागर जी के जहन में कुछ सवाल है। विद्यासागर जी, आप इस सरकार की, नई सरकार की नीतियों को लेकर कुछ सवाल पूछना चाह रहे थे। मेरा प्रश्न ये है कि बार बार ये जो बीजेपी है या हमारे मोदी जी हैं, ये लोग कह रहे हैं कि हम विकास करेंगे, देश को विकास के पथ पर ले जाएंगे। चाइना के विकास मॉडल को ये प्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बार बार दिखा रहे हैं कि चाइना विकास कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। इस पर मेरा प्रश्न ये है कि चाइना ने बहुत पहले अपनी पॉपुलेशन जो पॉलिसी है उसको बहुत ही क्लियर वे में रखा कि हमको अपने देश की जनसंख्या को कंट्रोल करना है, नियंत्रित करना है और अपने देश को विकास के पथ पर अग्रसर करना है। तो मैं ये पूछना चाहूँगा जो भी
मोदी जी या बीजेपी के जो भी उनके नेता हैं, उनसे ये पूछना चाहूँगा कि उनकी इस देश की जनसंख्या को नियंत्रित करने पे क्या पॉलिसी है। दूसरी, जो अब तक की जो पूर्व सरकारें रही हैं, उनका क्या रहा है। बांग्लादेश से तमाम शरणार्थी या किसी तरह घुसपैठ है, कुछ आपके नेपाल, भूटान, इन सारे जो नज़दीकी जो देश हैं हमारे बॉर्डर्स पे, उनसे आए दिन घुसपैठ होते रहते हैं। हमारे दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े बड़े कैपिटल शहरों में भी अगर आप घूम के देखिए तो तमाम बांग्लादेश के लोग, जिनके पास किसी तरह का कोई भी भारत में रहने का अधिकार नहीं है, वो सारे के सारे लोग, उनके पास प्रमाण पत्र भी हैं और वो आकर काम कर रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि देश की हमारे विकास के लिए सबसे आवश्यक है कि जनसंख्या, तो जनसंख्या पर हमारे नेताओं की क्या नीति रहेगी आने वाले दिनों में। हम अपने देश की जनसंख्या को कैसे नियंत्रित करेंगे और उसके लिए हम क्या कदम उठा सकते हैं। बलजीत जी, एक अहम सवाल ये ज़रूर है और इसमें से कुछ चीज़ें भी निकल कर सामने आती है, क्योंकि अगर पॉपुलेशन कंट्रोल का मुद्दा नई सरकार के एजेंडे में नहीं होगा तो फिर चीज़ें बहुत मुश्किल दिखाई देती है। और बाहर से आने वाली जो आबादी है वो भी एक अहम मुद्दा रही है, क्योंकि वोट बैंक की सियासत का बड़ा हिस्सा रही है। और जिस तरह से ममता बनर्जी जैसे नेताओं ने जो रुख दिखाया, वो बहुत कुछ अपने आप में बयां करता है और कहता है। इस मुद्दे को सुलझाने के लिए सरकार के पास क्या नीति होनी चाहिए, आपका एक्सपर्ट पॉइंट ऑफ व्यू समझना चाहूँगा। देखो, ये मुद्दा इतना बड़े लेवल पे फैला हुआ है कि इसको जल्दी कंट्रोल करना मेरे हिसाब से नामुमकिन होगा। अगर आपको याद हो, संजय गांधी ने इमरजेंसी के पहले जो मुहिम चलाई थी कि मुस्लिम कम्युनिटी में जो पॉपुलेशन ज़्यादा होती है उसके कंट्रोल के लिए जो नसबंदी जो है वो सबके लिए ज़रूरी होनी चाहिए, किसी कौम या धर्म को या मिनॉरिटी को उसके बाहर नहीं होना चाहिए। उसकी मुखालफत भी हुई। फिर उन्होंने कहा कि जो पॉपुलेशन जो है ओवर पॉपुलेशन फुटपाथ पे रहती है उनको हटाना शुरू किया। तो काफ़ी चर्चा तभी चली और तुर्कमान गेट जैसे इंसिडेंट हुए और संजय गांधी की बहुत मुखालफत हुई कुछ। और दूसरा संजय गांधी का था इंडस्ट्रियलाइजेशन। वो पहला शख्स था जिसने हिंदुस्तान में प्रीमियर कंपनी की फिएट और एम्बेसडर को छोड़ के तीसरी गाड़ी लेके आए, मारुति। उसमें एक तो हिंदुस्तान में नई गाड़ी है और लाखों लोगों को रोजगार मिला। कुछ इस किस्म का संजय गांधी का जो दिमाग चलता था डेवलपमेंट के लिए और पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए, कुछ उसी किस्म की बातें नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। मिनॉरिटी के बारे में जो उनका व्यू है वो काफ़ी संजय गांधी से मिलता जुलता है और इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जो उनके व्यूज़ हैं वो भी संजय गांधी से काफ़ी मिलते जुलते हैं। तो वही बात है कि जो बात आज से 30 साल पहले शुरू हुई थी वो कहीं नहीं पहुंच सकी, उसको दोबारा लेके अगर एक शख्स नरेंद्र मोदी सामने आता है वो कहाँ तक कामयाब हो गए, ये एक सवाल रह जाता है। और पॉपुलेशन कंट्रोल करना किसी भी कम्युनिटी के लिए थोड़ा मुश्किल इसलिए हो जाता है कि ये कोई बंदिश लगाने वाली चीज़ नहीं है। आप जो शराब नहीं क्या बेचने से रोक सकते हो, ये कोई दवा नहीं है बेचने रोक सकते हो। ये सेल्फ कंट्रोल भी चाहिए होता है जो शायद लोगों में नहीं है। लेकिन विद्यासागर जी ने जो सवाल उठाया कि बाहर से जो शरणार्थियों के तौर पर या फिर वोट बैंक के नाम पर जिन लोगों को देश में जगह दे दी जाती है, अब वो मुद्दा जो है वो तो चूंकि राज्य सरकारों से जुड़ा हुआ होता है। अगर पश्चिम बंगाल की सरकार इस पर सख्त कदम नहीं उठाएगी तो शायद केंद्र सरकार उतनी दखलंदाजी ना कर पाए। इसीलिए मैं जानना चाह रहा हूं कि क्या तमाम मोर्चों से जूझ रही मोदी सरकार राज्यों को, और खासकर उन राज्यों को जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है या विरोधियों की सरकार है, क्या इन तमाम मुद्दों पर मना पाएगी कि इस तरह से जो शरणार्थी देश में आ रहे हैं या जो आबादी का हिस्सा बनते जा रहे हैं, जो बोझ बढ़ा रहे हैं अर्थव्यवस्था पर, उस पर लगाम लगाने के लिए कुछ सख्त कदम उठाए जाए? बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन ये समझना पड़ेगा कि जो शरणार्थियों की होड़ कब से शुरू हुई। 1972 के पहले बांग्लादेश पाकिस्तान की वार के पहले इंडिया ने जब उसको आज़ाद किया बांग्लादेश को, उसके पहले बाहर का कोई आदमी हिंदुस्तान में नहीं आता था। ये जब उस टाइम पे जो लाखों की संख्या में बांग्लादेशी हिंदू भी और मुसलमान भी जो लड़ाई की वजह से बांग्लादेश छोड़ के भारत आए, तब से ये शरणार्थियों का आना शुरू हुआ। उसके बाद जो श्रीलंका में अनरेस्ट हुआ तो लाखों की गिनती में तमिल मूल के निवासी किश्तियां भर भर के आती थी वहाँ से, बोट्स भर के जालना से, और तमिलनाडु के कोस्ट पे आके खाली होती थी, वहाँ से शरणार्थी आने शुरू हुए। उसके अलावा जो नॉर्थ ईस्ट की हमारी स्टेट्स हैं, 7 सिस्टर जिनको हम बोलते हैं, वहाँ पे जो रिलीजियस डेमोग्राफी है
क्रिश्चियंस का और हिंदूज का होल्ड है, और जो बॉर्डर हमारा इतना पोरस है कि वहाँ आदमी तो छोड़ो, गाय भैंस टैंक लेके भी आर्मी वाले आ जाए तो नहीं मालूम पड़ता है। अब थोड़ा कंट्रोल हुआ है, लेकिन ये बीमारी हमारी अपनी बोई हुई है। 72 के बांग्लादेश वार के बाद जो शरणार्थी आए वो उनको यहाँ से जाना अच्छा ही नहीं लगा। यहाँ उनको फ्री में खाना मिलता था, कपड़ा मिलता था, छोटा मोटा काम भी कर लेते थे, और उनको देख के और लोग, और आप याद रखना होगा कि पाकिस्तान से कोई इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो रही है हमारे यहाँ। पाकिस्तान का कोई नागरिक आके यहाँ रहना नहीं चाहता है, वो इन्फिल्ट्रेशन खाली टेररिस्ट की वोट होती बैंक है। का मसला जो है वो अब वो प्रभावित नहीं करता और वो खत्म हो चुका है। लेकिन बांग्लादेश और तमाम जो दूसरे एडजॉइनिंग जो कंट्रीज है वहां से जो अभी भी इन्फिल्ट्रेशन जारी है वो अहम मुद्दा है। कुछ इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल और बलजीत जी मेरे दिमाग में, क्योंकि कार्यक्रम में वाइंड अप करूंगा अगले 3 से 4 मिनट में। पाकिस्तान के साथ POWs का मुद्दा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहा है और तमाम पिछली सरकारें भी इसको सुलझा नहीं पाई। ये कहा गया कि जो जिनेवा रेजोल्यूशन था उसको फॉलो नहीं करता है पाकिस्तान। हमारे कई सैनिक अब भी वहां पर बंदी बताए जाते हैं, जो लोग मार दिए गए या जिनके साथ जो है तमाम तरह की चीजें की गई, उसको लेकर के कितना स्ट्रांग स्टैंड होगा मोदी सरकार का, और POWs का मुद्दा जो है उसको समझाने के लिए क्या कल की मुलाकात में जब नवाज शरीफ साहब और नरेंद्र मोदी मिलेंगे तो क्या भारत की तरफ से दबाव या कुछ अहम बातें हो सकती है, इस मुद्दे को बाद में बायलैटरल तरीके से सुलझाने की कोशिश होगी जब सचिव स्तर पर और तमाम दूसरे स्तर पर बातचीत होगी? नहीं, मेरे हिसाब से जरूर होगी अभी, क्योंकि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद सबसे पहली बड़ी स्टेटमेंट जो दी थी वो ये थी कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान फुल फ्लैज वार अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और ना ही हमारे दोनों मुल्कों के लोगों के लिए फुल फ्लैज वार कोई एक ऐसा साधन है जिससे हमारी समस्या हल हो जाएगी। तो उन्होंने भी जोर दिया था कि मिलकर बैठना पड़ेगा। लेकिन जो टेररिस्ट एक्टिविटीज पाकिस्तान की धरती से हिंदुस्तान के खिलाफ होती रही हैं, उससे मनमोहन सिंह UPA 2 में खास तौर पे ये थोड़ा इन्होंने सख्ती का रुख अपनाया और पाकिस्तान से बातचीत करनी बंद की। लेकिन फिर भी अगर कहीं फैसला होगा तो वो बातचीत से ही होगा। ये खाली टेररिज्म का भी इतना मामला नहीं है, सबसे बड़ा इशू तो कश्मीर है। जब तक कश्मीर समस्या का हल नहीं होगा तब तक हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिश्ते 100% नॉर्मल नहीं हो सकते। ये एक बहुत बड़ी बात। लेकिन इस बीच दिल्ली में सरगर्मियां तेज है और दिल्ली में नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां चल रही है। तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली पहुंच चुके हैं, तमाम बड़े नेता, और जिन लोगों ने शपथ लेनी है मंत्री पद की वो भी दिल्ली में मौजूद है। अमित दुबे हमारे साथ दिल्ली से सीधे जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं और जायजा लेते हैं कि फिलहाल किस तरह की तैयारियां। अमित, किस तरह से तैयारियां चल रही है शपथ ग्रहण समारोह की? करीब 1.5 घंटे का वक्त बचा है और कौन कौन लोग पहुंचे और किन किन लोगों का अभी इंतजार है? जी बिल्कुल, अगर हम तैयारियों की बात करें तो राष्ट्रपति भवन में जो तैयारियां थी वो पूरी हो चुकी हैं। अब सिर्फ वहां पे जो कार्यक्रम में जिन लोगों को हिस्सा लेना है वो वहां पे पहुंच रहे हैं। बीजेपी कार्यालय की बात करें तो जिन लोगों को पास इशू किया गया, जो लोग इसके लिए अधिकृत किए गए जाने के लिए, तो उन लोगों के लिए बाकायदा यहाँ पे DTC बसेस का इंतजाम किया गया और बसों में भर के वो लोग राष्ट्रपति भवन पहुँचाए जा रहे हैं। साथ ही अगर हम विदेशी मेहमानों की बात करें तो विदेशी मेहमान जो है वो राष्ट्रपति भवन में पहुँचने चालू हो गए। जितने भी खास करके अगर सार्क देशों की हम बात करें तो वो सारे मेहमान होटल ताज मानसिंह के अंदर ठहरे हुए थे, अब वो वहाँ से निकल रहे हैं और वो एक एक करके सबके सब मेहमान जो है वो राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे, क्योंकि 6 बजे जो है शपथ ग्रहण समारोह होगा और दिल्ली को पूरी तरह से एक तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया। राष्ट्रपति भवन के आसपास का 2 किलोमीटर का इलाका जो है वो पूरी तरह से किले में तब्दील है। 5000 से ज़्यादा लोग यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगाए गए हैं। NSG लगाई गई है, बम स्क्वाड लगाए गए हैं, बम निरोधक गाड़ियाँ लगाई गई हैं। तो अगर और पहले ही यहाँ बोल दिया गया था कि 1 बजे से पहले जितने भी लोग ऑफिस है इसके आसपास वो सारे लोग ऑफिस की छुट्टी कर दें, और वो क्योंकि यहाँ पे आवाजाही जो है वो पूरी तरह से रुक जाएगी। तो अब सिर्फ मेहमानों का इंतजार राष्ट्रपति भवन कर रहा है, लोग धीरे धीरे वहाँ पे पहुँच रहे हैं और उम्मीद की जाती है कि आधे घंटे के अंदर जो है जितने भी मेहमान हैं वो लगभग सबके सब वहाँ पे पहुँच जाएंगे। जी, ये भी आ रही थी कि इस पूरे कार्यक्रम को कुछ कट शॉर्ट किया गया है सुरक्षा के नजरिए से भी और तमाम व्यवस्थाओं को संभालने के लिए भी। 1 घंटे के भीतर ये पूरा कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। किस तरह की तैयारियां हैं? सबसे पहले नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे और उसके बाद मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। किस तरह से पूरा प्रोसेस जो है वो फॉलो होगा?
जी बिल्कुल, पूरा प्रोग्राम जो वो 1 घंटे 10 मिनट का पूरा प्रोग्राम है और इसमें नरेंद्र मोदी पहले शपथ लेंगे, फिर उनके साथ में 24 कैबिनेट मंत्री और 10 जो है वो स्वतंत्र प्रभार मंत्री बनाए गए, 11 राज्य मंत्री बनाए गए, तो टोटल मिला के 45 मंत्री बनाए गए। तो उसके बाद में वो 45 मंत्री भी शपथ लेंगे। तो जो मंत्री यहाँ पे शपथ ले रहे हैं उनके पास ऑलरेडी मैसेज आ चुका है कि वो कैबिनेट में शामिल किए गए और वो शपथ लेने के लिए आ सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति भवन में जिन मंत्रियों को कैबिनेट में जगह दी गई, जिन्हें मंत्री पद की शपथ लेनी है, तो वो जो है अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे कार्यक्रम को अटेंड कर सकते हैं, जबकि जो बाकी सांसद है वो सिंगल आ सकते हैं, यानी वो फैमिली के सहित वहाँ पे उस कार्यक्रम को अटेंड नहीं कर सकते। मेहमानों की लिस्ट जो है वो 4000 सीमित रखी गई है।